लाखों करोड़ों साल पहले कुछ लोग आग के पास बैठ जाते थे और कुछ लोग भटकते रहते थे। मुझे पूरा यकीन है कि रीचर उन भटकने वाले लोगों का ही वंशज है। फौज में पला बड़ा और फौज में ही काम किया, हमेशा अपनी शर्तों पर जिया और जो इसका दिल बोला वही काम किया। इसके सामान में सिर्फ एक ब्रश और एक पासपोर्ट है और इसके अलावा ये जहाँ भी जाता है नकली आईडी नकली नाम के साथ जाता है, क्योंकि ना तो इसका कोई एड्रेस है और ना ही इसका कोई ठिकाना। गोरिल्ला के जैसे दमदार शरीर होने के बाद भी ये अपना आपा नहीं खोता, बल्कि अपने दिमाग से काम लेता है और जब किसी को पीटना जरूरी हो जाता है तभी उसको ठोकता है। दोस्तों, इस सीरीज से पहले भी इसके 3 सीजन आ चुके हैं और आज मैं इसका चौथा सीजन लेकर आया हूँ, जो कि बिल्कुल ही बाकियों से अलग है। इसलिए इसको देखने के बाद आप इसके पिछले सीजन भी देख सकते हैं। सो ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा कहानी की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं रीचर एक ट्रेन में बैठकर कहीं पर जा रहा था। ट्रेन में इस समय कुछ ही लोग मौजूद थे, लेकिन तभी उसकी नजर एक एशियन वुमन पर पड़ती है जो कि रो रही थी और मन ही मन कुछ बड़बड़ा रही थी। फिर उसको देखकर रीचर को शक होता है कि जरूर ये कुछ गड़बड़ करने वाली है, इसलिए वो उसके पास जाता है और कहता है, तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है तुम मुझे बता सकती हो। वो औरत कहती है, तुम जाओ यहाँ से, लेकिन रीचर उसको समझाता है, देखो मैं जानता हूँ तुम जो भी करने वाली हो वो बहुत ही खतरनाक है, इसलिए कुछ भी ऐसा मत करना जिसको तुम ठीक ना कर पाओ। दरअसल रीचर को शक था कि कहीं ये औरत हाथ में बॉम्ब पकड़ कर ना बैठी हो। फिर रीचर उसको कहता है, आराम से अपना एक हाथ बाहर निकालो, और वो औरत उसका कहना मान जाती है। तभी ट्रेन को एक झटका लगता है जिसके कारण वो औरत डर जाती है और उस बैग में से गन निकालकर रीचर के ऊपर तान देती है। फिर रीचर कहता है, थैंक गॉड, मैंने सोचा तुम्हारे पास बॉम्ब होगा। फिर वो उस महिला से पूछता है कि तुम जिस बात से भी परेशान हो वो बात मुझे बता सकती हो, मैं एक पुलिस वाला हूँ। लेकिन जैसे ही वो रीचर के मुंह से पुलिस वाला शब्द सुनती है तो वो खुद को ही शूट कर लेती है। अगले सीन में हम रीचर को पुलिस स्टेशन के अंदर देखते हैं, जहाँ डिटेक्टिव शॉन और डिटेक्टिव तमारा रीचर से सवाल जवाब करने के लिए आते हैं। शॉन रीचर से उसके घर का एड्रेस पूछता है। जवाब में रीचर कहता है, फिलहाल मैं इस बिल्डिंग में बैठा हूँ तो यही मेरा घर है, यानी मेरा कोई घर नहीं। फिर दोनों डिटेक्टिव रीचर से जितने भी सवाल पूछते हैं रीचर उन सब का उल्टा सीधा जवाब देता है, जिसके कारण दोनों ही डिटेक्टिव परेशान हो जाते हैं। फिर शॉन पूछता है कि तुमने उस औरत का भेजा क्यों उड़ाया। रीचर कहता है, मैंने उसे नहीं मारा, मैं तो सिर्फ उससे बात करने के लिए गया था। मुझे उसकी हरकतें सही नहीं लग रही थी, वो काफी डरी हुई थी और अपने कांपते हुए होठों से ऊपर वाले को याद कर रही थी। उसने एक बड़ा सा कोट भी पहना था जो बम छुपाने के लिए काफी था, लेकिन डिटेक्टिव कहता है कि उसने किसी और को ना मारने की बजाय खुद को ही मार लिया। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो ये काम तुम्हारा ही लगता है। रीचर कहता है, ट्रेन में उस समय 4 लोग मौजूद थे, आप चाहो तो उनसे भी पूछ सकते हो। लेकिन डिटेक्टिव कहती है, 4 नहीं 3 थे। फिर रीचर बताता है कि डिब्बे के आखिर में 50 साल की उम्र का भूरी पैंट और कॉटन की शर्ट पहने एक आदमी भी था। शायद वो डर के मारे भाग गया होगा, और वैसे भी अगर मैंने गोली चलाई होती तो मेरे हाथों पर गन पाउडर और कपड़ों पर खून के कतरे होते। और फिर जब मैं यहाँ पर आया तो वॉशरूम में मैंने अपने हाथ धोए थे, उस समय तुम मेरे पास में ही थे। अगर मैंने उस औरत को मारा होता तो तुम मुझे कभी भी अपने हाथ नहीं धोने देते, इसलिए फुद्दू से सवाल पूछना बंद करो। फिर परेशान होकर तमारा बताती है कि हमारे पास किसी का कॉल आया था, कुछ लोग तुमसे पूछताछ करना चाहते हैं। फिर रीचर कहता है, जरूर वो लोग डीसी से होंगे, CIA, DIA या फिर DOD वाले, क्योंकि अगर FBI वाले होते तो अब तक मैं उनकी हिरासत में होता, क्योंकि यहाँ पर उनकी एक ब्रांच है। फिर तमारा बताती है कि मरने वाली औरत का नाम ऐना था जो कि FBI से थी, इसलिए तुम्हें प्यार से बोल रही हूँ, चुपचाप यहाँ पर रुक जाओ वरना मामला बिगड़ जाएगा। रीचर कहता है, मैं यहाँ पर रुकूंगा क्योंकि मुझे तो खुद भी जानना है कि उस औरत ने खुद की जान क्यों ली। वो परेशान थी और मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए थी जो मैं नहीं कर पाया। फिर शॉन अपने नंबर बनाने के लिए कहता है, कुछ लोग जिंदगी के किनारे पर खड़े होते हैं और उनको मारने के लिए एक धक्के की जरूरत होती है, और उस औरत को वो धक्का तुमने दिया, यानी तुमने उसको मरने पर मजबूर किया, इसलिए मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। और ये धमकी देने के बाद वो बाहर चला जाता है। फिर रीचर तमारा को कहता है, मुझे खाने के लिए कुछ सामान चाहिए। खाना खाते समय वो तमारा से कहता है कि तुम अपने पार्टनर से कहीं ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन क्या तुम्हें इस कार्टून के अलावा अपने डेस्क पर रखने के लिए कुछ और नहीं मिला? फिर वो कहता है कि लगता है तुमने अपने बॉस को नाराज किया है, तभी तो आधी रात को तुम अपने डेस्क पर बैठकर रिपोर्ट बना रही हो, जबकि तुम एक काबिल ऑफिसर हो। तभी वहाँ पर मैरिक नाम का एक पुलिस वाला एंटर करता है, जिसको देखकर तमारा बताती है कि ये उस मरने वाली औरत
औरत एना का भाई है। फिर उसको देखकर रिचर कहता है कि ये ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है जैसे ये बहुत ही ज्यादा सदमे में है। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर FBI के 3 ऑफिसर्स आते हैं ताकि रिचर से पूछताछ कर सके, लेकिन रिचर तो खुद ही उनसे सवाल जवाब करने लगता है जिसका वे लोग कोई भी जवाब नहीं देते। फिर रिचर कहता है आधी रात को 3 घंटे की ड्राइव करने के बाद तुम लोग एक ऐसे इंसान से बात करने के लिए आए हो जो उस मरने वाली महिला से बात करने वाला आखिरी शख्स था। शायद तुम यहाँ पर बॉस को खुश करने के लिए आए हो, क्योंकि अगर तुम में इनकार करने की हिम्मत होती तो इस समय आराम से सो रहे होते। मुझे लगता है कि तुम लोग सब्स्टिट्यूट हो। तभी एक एजेंट पूछता है कि तुमने एना से बात क्यों की। रिचर कहता है कि मुझे लग रहा था कि वो ट्रेन उड़ाने वाली है। फिर उनमें से एक एजेंट कहता है कि तुम फौज में एक सम्मानित पोस्ट पर थे, क्या फौज छोड़ते समय तुम्हारा सरकार के साथ कोई मसला हुआ था। रिचर कहता है एक नहीं ढेरों मसले हुए थे। फिर उनमें से एक एजेंट पूछता है कि एना ने मरने से पहले तुम्हें क्या दिया था। रिचर कहता है प्लेटफॉर्म पर मेरी तलाशी हुई थी और अब तक तो तुम लोगों ने भी पूरी ट्रेन और पूरे प्लेटफॉर्म को अच्छे तरीके से खंगाल लिया होगा। उम्मीद है कचरे के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिला होगा। अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि सरकार इतनी परेशान क्यों है कि उसने मुझे कुछ दिया होगा। डिटेक्टिव कहता है सवाल हम करेंगे, तुम सिर्फ जवाब दोगे। लेकिन रिचर खड़ा हो जाता है और कहता है अब मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। फिर जाते जाते वो तमारा से कहता है अपना ख्याल रखना। फिर जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है तो उसके पास 2 आदमी आते हैं और पूछते हैं कि ट्रेन में जो औरत मरी थी क्या उसने तुम्हें कुछ दिया था। रिचर कहता है मुसीबत के अलावा कुछ नहीं। फिर उनमें से एक एशियाई लड़का कहता है कि मैं पेन ड्राइव की बात कर रहा हूँ। फिर वो दोनों ही होशियारी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिचर बिना साबुन के ही उनको धो डालता है। फिर वहाँ से निकलकर वो एक रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन वहाँ पर उसकी नजर एना के भाई पर पड़ती है जो कि वहीं पर बैठकर कॉफी पी रहा था। फिर रिचर उसके पास जाकर बैठ जाता है और बताता है कि मरने से पहले तुम्हारी बहन ने मुझसे ही बात की थी। फिर रिचर बताता है कि अभी थोड़ी देर पहले 2 लोगों ने किसी पेन ड्राइव के लिए मुझ पर हमला किया। क्या तुम बता सकते हो कि उस पेन ड्राइव में क्या है। एना का भाई मैरी कहता है कि इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस इतना ही पता है कि मेरी बहन कभी भी खुद की जान नहीं ले सकती। वो अपनी नौकरी से बहुत खुश थी और अपने बेटे बेन से भी बहुत प्यार करती थी। उसकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट था। फिर रिचर पूछता है उसका हस्बैंड कहाँ पर है। मैरिक बताता है कि जब उसको पता चला कि मेरी बहन प्रेग्नेंट है तो वो घर छोड़कर भाग गया, लेकिन कुछ दिन बाद शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। मेरे भांजे को पालने में भी मैंने ही मेरी बहन की हेल्प की थी। फिर रिचर पूछता है कि तुम्हारी बहन FBI में क्या काम करती थी। मैरिक कहता है ऐसे ही छोटा मोटा पेपर वर्क। फिर वो बताता है कि हम दोनों बहन भाइयों को गोद लिया गया था। तभी रिचर देखता है कि वही दोनों गुंडे एक बार फिर से बाहर आकर खड़े हो गए, इसलिए वो पास बैठे एक स्टूडेंट से कुछ पैसे देकर उसकी पेन ड्राइव खरीद लेता है। मैरिक पूछता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। रिचर कहता है तुम्हारी बहन के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जो उसके पास जिंदा रहने का रास्ता ही खत्म हो गया और मुझे वही पता लगाना है। मैं उसको बचा सकता था लेकिन बचा नहीं पाया। फिर रिचर 1.5 घंटे के बाद यहीं पर मिलने के लिए कहकर उन दोनों गुंडों के पास चला जाता है और कहता है तुम्हें ये पेन ड्राइव चाहिए और मुझे चाहिए पैसा, इसलिए या तो अपने बॉस के पास लेकर चलो या फिर मुझसे फिर से मार खाओ। फिर वो दोनों लड़के रिचर को एक एशियन लड़की के पास लेकर जाते हैं जो अपनी माँ के साथ बैठी थी। वो लड़की अपना नाम लैला बताती है और रिचर को अकेले में बात करने के लिए कहती है। वो रिचर को बताती है कि 90s में इंडोनेशिया में मेरी माँ की मुलाकात एक आदमी से हुई। फिर उसने मेरी माँ को अपने प्यार के जाल में फंसाया जिससे मैं पैदा हुई। फिर वो मेरी माँ को छोड़कर भाग गया और कभी भी वापस नहीं आया। फिर धीरे धीरे मैं बड़ी हुई और मुझे एक गंभीर बीमारी लग गई जो तभी सही हो सकती है जब मुझे बोन मैरो मिलेगा। बोन मैरो मेरी माँ मुझे नहीं दे सकती क्योंकि उनकी तो किडनी खराब है। ऐसे में बचते हैं सिर्फ मेरे फादर। फिर मैंने कई डिपार्टमेंट में जाकर उनके बारे में पता लगाने की कोशिश की, जहाँ मेरी मुलाकात एना से हुई जो कि बहुत ही अच्छी औरत थी। उनको मेरे फादर के बारे में पता चल गया जो कि एक बहुत ही अमीर पॉलिटिशियन है, यानी कांग्रेसमैन जॉन सैमसन, नॉर्थ कैरोलिना के प्रतिनिधि, और आगे चलकर वो राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार भी होंगे। एना उनके ही खिलाफ मुझे कुछ सबूत देने वाली थी ताकि जब मैं ये बात जनता के सामने लेकर आऊं तो जनता के प्रेशर में आकर वो मुझे अपनी बेटी मान ले और फिर बोन मैरो देने के लिए मान जाए। जानती हूँ ये गलत है, लेकिन मैं इसी जानकारी का यूज करके उनको ब्लैकमेल करने वाली हूँ क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती। एना सबूत के साथ मेरे होटल में मिलने वाली थी लेकिन वो आई ही नहीं। फिर रिचर पूछता है कि उसने खुद की जान क्यों ली। लैला कहती है मैं नहीं जानती। फिर लैला उस पेन ड्राइव के बदले रिचर को कुछ पैसे देती है, लेकिन रिचर बताता है कि सॉरी मैंने तुमसे झूठ कहा क्योंकि उस पेन ड्राइव में कुछ भी नहीं है। मैं पहले एक इन्वेस्टिगेटर था, सो इन्वेस्टिगेशन मेरी फितरत में है। फिर लैला
लैला रीचर को अपना एड्रेस देती है और कहती है अगर कुछ भी पता चले तो दोस्त समझकर मुझे बता देना। फिर रीचर एड्रेस लेकर वहां से चला जाता है और वापस से उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहां पर एना का भाई उसका इंतजार कर रहा था। वो बताता है कि तुम्हारी बहन ने कांग्रेसमैन जॉन सैमसन का डाटा चुराया था अपने किसी दोस्त को देने के लिए, क्योंकि वो उसका नाजायज पिता है। फिर मैरिक वहां से जाने लगता है जॉन सैमसन के बारे में और पता लगाने के लिए, लेकिन रीचर कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट भी अब इस मामले में शामिल है। तुम अकेले पुलिस वाले इसमें क्या ही उखाड़ लोगे, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्योंकि जो दूसरों की हेल्प करते हैं मैं भी उनकी ही हेल्प करता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं जब तमारा अपने ऑफिस में जाती है तो देखती है कि FBI वाले एना के केस की फाइल को चेक कर रहे थे। फिर वो कहती है दूर हो जाओ मेरे डेस्क से, ये मेरी फाइल है। फिर उसका पार्टनर बताता है कि अब से ये केस FBI वाले ही संभालेंगे और कैप्टन ने भी इस बात की मंजूरी दे दी है। अब ना चाहते हुए भी तमारा को वो फाइल उनको सौंपनी पड़ती है। दूसरी तरफ रीचर और मैरिक सैमसन का डेटा चेक कर रहे थे जिसमें उसका रिकॉर्ड एकदम क्लियर निकलता है, कहीं भी कोई भी दाग नहीं। फिर रीचर कहता है कि हमें उसका मिलिट्री डेटा चाहिए जिसको हमेशा ही खुफिया रखा जाता है, उनसे ही हमें पता चलेगा कि ये आदमी कौन है। फिर वो लाइब्रेरियन से पूछता है कि मिलिट्री का पुराना डाटा कहाँ पर रखा है। लाइब्रेरियन बताती है कि वो बेसमेंट में है, इसलिए रीचर उस डेटा को देखने के लिए बेसमेंट में चला जाता है, लेकिन वहाँ पर दबे पांव एक किलर आ जाता है और कहता है वो पेन ड्राइव मुझे दे दो। लेकिन जब रीचर मना करता है तो वो चाकू से रीचर पर हमला कर देता है, लेकिन रीचर को मार पाना बच्चों का खेल थोड़ी है। रीचर मार मार कर उसकी हड्डी पसली तोड़ देता है और साथ में बहुत सारा फर्नीचर भी। तभी उस किलर को अपना चाकू दिख जाता है, इसलिए जैसे ही वो उसको उठाने के लिए दो अलमारियों के बीच में जाता है तो रीचर अपनी पूरी जान लगाकर उस अलमारी को धक्का देने लगता है। यह सीन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो गुंडा दो अलमारी के बीच में नहीं बल्कि हाइड्रोलिक मशीन के बीच में फंस गया है। फिर रीचर अपनी पूरी ताकत लगा देता है और उस किलर का दम निकाल देता है। इसके बाद वो उसकी लाश को घसीट कर कोल्ड रूम में ले जाता है और वहाँ पर कोयला जलाने वाली भट्टी के अंदर बंद कर देता है जो कि आजकल बंद पड़ी थी। फिर वो जल्दी से बाहर जाता है और एना के भाई को कहता है हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि लैला की जान खतरे में है। फिर रास्ते में जाते वक्त वो लैला के पास कॉल करता है, लेकिन वो इस समय नहा रही थी इसलिए वो अपना फोन नहीं उठा पाती। फिर रीचर उसके पास वॉइस नोट भेजता है कि जल्दी से अपने रूम से निकल जाओ, तुम्हारे ऊपर हमला होने वाला है। लेकिन इतने में वहाँ पर एक किलर भी आ जाता है। तभी कुछ ही देर में रीचर भी वहाँ पर पहुँच जाता है और भागते हुए लैला के रूम की तरफ जाने लगता है क्योंकि लिफ्ट इस समय बिजी थी। लैला का रूम नंबर 506 था जो कि 5वें माले पर था। फिर जैसे ही किलर एक डिवाइस की हेल्प से लॉक खोलकर रूम के अंदर जाता है तो इतने में रीचर भी वहाँ पर आ जाता है और फिर उन दोनों के बीच में जोरदार लड़ाई होती है। वो किलर रीचर को मारने ही वाला था, लेकिन तभी रीचर के हाथ में एक पेन लग जाता है और वो वीक हीरो के शियूम की तरह किलर को पंक्चर कर देता है। इतने में मैरिक भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन दरवाजा खोलते समय उसको जोर से झटका लगता है और वो दूर जाकर गिरता है क्योंकि दरवाजे के दूसरी तरफ दो सांडों की लड़ाई हो रही थी। फिर रीचर उस किलर को उठाकर बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, लेकिन वो किलर मरता नहीं क्योंकि वेंटिलेशन सिस्टम के ऊपर गिरने की वजह से उसकी जान बच जाती है। फिर जब वो वहाँ से भागने लगता है तो रीचर उसको पकड़ने के लिए नीचे जाने लगता है, लेकिन इतने में वहाँ पर एक काली कार आकर रुकती है और उसमें से कुछ गुंडे निकलकर रीचर पर गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। फिर वो लैला को कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि पुलिस आकर तुमसे सवाल जवाब करेगी और चाहे कुछ भी हो ब्लैकमेलिंग करना जुर्म है। फिर वो तीनों चुपके से होटल से खिसक लेते हैं और सामने के एक रेस्टोरेंट के बाहर जाकर बैठ जाते हैं ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो। रीचर कहता है जल्दी से जाकर अपने लिए नए कपड़े खरीदो, दबे हुए रंग के खरीदना, भड़कीले रंग के मत खरीदना वरना सबकी नजर में आ जाओगी, और वैसे भी एशियन लोग आसानी से नजर में आ जाते हैं। फिर वो लैला को कुछ पैसे भी देता है ताकि कोई सस्ता सा मोटल देखकर वो रूम ले सके और कहता है मैं अभी एक पुलिस वाले से मिलकर आता हूँ। फिर लैला अपने रास्ते चली जाती है और रीचर मैरिक के साथ अपने रास्ते। वहाँ से निकलकर रीचर सीधा डिटेक्टिव तमारा के पास जाता है और पूछता है क्या तुम्हें मौकाए वारदात पर कोई पेन ड्राइव मिली थी। तमारा कहती है कि सुबह FBI वालों को भी यही जवाब दिया था जो तुम्हें दे रही हूँ, मुझे कोई पेन ड्राइव नहीं मिली। क्यों, क्या था उस पेन ड्राइव में? रीचर कहता है कुछ तो था जो सुबह से 2 कातिल मुझे मारने की कोशिश कर चुके हैं। फिर तमारा पूछती है क्या हुआ उन दोनों के साथ। रीचर कहता है भाग गए। फिर तमारा उसको कहती है
कि तुम्हारे चेहरे पर खून जमा है, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। रिचर कहता है ये खून मेरा नहीं है, मैं तो बस तुमसे हेल्प मांगने के लिए आया हूँ। फिर तमारा उसको समझाती है देखो ना मेरी लाठी ना मेरी भैंस, मुझे तुम्हारे इस पूरे झमेले में नहीं पड़ना। अब मैं घर जाऊंगी, आराम से टीवी देखूंगी और 5 साल तक अपनी ड्यूटी करके फिर पेंशन लेकर यहाँ से निकल जाऊंगी। इसलिए अगर तुम्हें किसी की हेल्प की जरूरत पड़े तो ये हीरो है ना तुम्हारे साथ, पुलिस वाला, तुम्हारे लिए काफी है। फिर तमारा के जाने के बाद रिचर कहता है अब मैं सीधा सैमसन से ही जाकर मिलूंगा, लेकिन मैरी कहता है कि हम वहाँ पर पुलिस की कार नहीं ले जा सकते, लेकिन हाँ डीसी के लिए हर रात एक ट्रेन चलती है, मैं तुम्हें शाम को प्लेटफॉर्म पर ही मिलूंगा। फिर जब रिचर वहाँ से जाने लगता है तो वहाँ पर सूट बूट पहने कुछ लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें तुमसे कुछ बात करनी है। जब रिचर उनसे बात करने के लिए नहीं मानता तो वो लोग उसको बेहोश करने वाली एक डांट लगा देते हैं, लेकिन एक डांट से रिचर का कुछ भी नहीं होता और वो उनकी धुलाई करने लगता है। अब मजबूरी में उनको रिचर के ऊपर दूसरी डांट भी लगानी पड़ती है। फिर जैसे ही रिचर अनकॉन्शियस होता है तो वो लोग उसको उठाकर ले जाते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं जब रिचर को होश आता है तो वो देखता है कि एना का भाई मैरिक और तमारा दोनों उसी के साथ कैद किए गए हैं। फिर रिचर उनसे पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पर कैसे आए। तमारा बताती है कि जब मैं तुमसे मिलकर घर पहुंची तो एक आदमी पहले से ही वहाँ पर मेरा इंतजार कर रहा था। फिर जैसे ही मैंने अपनी वर्दी उतारकर कपड़े चेंज किए तो वो मुझे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर यहाँ पर ले आया। फिर मैरिक बताता है कि मुझे भी डांट मारकर बेहोश किया गया था और जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ पर बंद था। फिर रिचर पूछता है कि तुम दोनों को क्यों नहीं बांधा गया। मैरिक कहता है पहलवान क्या तुमने अपना साइज देखा है, शायद तुमसे उनकी फट गई होगी। फिर तमारा पूछती है क्या तुम्हें पता है वो लोग कौन है। रिचर कहता है CIA वाले होंगे, क्योंकि उनके पास हमें पकड़ने का वारंट नहीं था, इसीलिए उन्होंने हमें किडनैप कर लिया। फिर तमारा कहती है ये तो आवारा है, लेकिन हम दोनों तो पुलिस वाले हैं, फिर हमें क्यों किडनैप कर लिया। इतने में वहाँ पर CIA वाले एक डॉक्टर को लेकर आ जाते हैं और जब डॉक्टर रिचर को होश में लाने वाला इंजेक्शन लगाने लगता है तो रिचर कहता है अगर तुमने मुझे छुआ भी तो मैं इसको तुम्हारे पिछवाड़े में घुसेड़ दूंगा। अब ये बात सुनकर पीछे खड़ा एजेंट कहता है ये तो बहुत ज्यादा होश में है, डॉक्टर इंजेक्शन रहने दो। फिर वो लोग रिचर को जबरदस्ती हथकड़ी पहनाकर पूछताछ करने के लिए ले जाते हैं, लेकिन रिचर कहता है कि इस कमरे से निकलने से पहले मैं तुम सबको सुला दूंगा। फिर वो एजेंट पूछता है कि इस पेन ड्राइव में घटिया सी पेंटिंग्स थी, असली पेन ड्राइव कहाँ पर है, और पार्क में वो लड़की कौन थी जिसको तुमने पेन ड्राइव खोलने के लिए दी, और इस समय वो कहां पर है। फिर रिचर आइडिया लगाता है कि तुम्हारा ये घोंचू ऑफिसर उसको पकड़ने के लिए गया तो था, लेकिन वो तब तक भाग चुकी थी, क्यों ऐसा ही है ना। फिर एजेंट कहता है कि हम तुम्हें अमेरिका का दुश्मन मानते हैं, इसलिए तुम्हारे साथ जो चाहे कर सकते हैं और तुम्हारे दोस्तों के साथ भी। तुम तो थोड़ी देर के लिए झेल भी लोगे क्योंकि तगड़े हो, लेकिन तुम्हारे उन दोस्तों का क्या होगा। रिचर कहता है वो मेरे दोस्त नहीं है, बल्कि मैं तो उनसे आज ही मिला हूँ। फिर रिचर अचानक से वो टेबल सामने बैठे एजेंट के ऊपर पलट देता है और फिर पास में खड़े दोनों एजेंट्स की बुरी तरह से पिटाई करता है। फिर एक को तो वो डांट मारकर बेहोश कर देता है और फिर तीनों को सुलाने के बाद कहता है मैंने कहा था ना इस कमरे से बाहर निकलने से पहले मैं तीनों को सुला दूंगा। फिर रिचर बेहोशी वाली गन लेकर डॉक्टर के पास पहुंच जाता है और उसको भी डांट मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो वहां से कार की चाबी उठाता है और अपने साथियों को छुड़वाए बिना ही वहां से बाहर चला जाता है। फिर बाहर जाकर वो एक कार में से जैक उठाता है और अंदर लाकर उसकी हेल्प से सलाखें ढीली कर देता है। उस समय वहां के सभी टेलीफोन और मोबाइल्स बज रहे थे। फिर जब तमारा अपना सामान लेने के लिए अंदर जाती है तो चारों आदमियों को बेहोश देखकर कहती है ओ तेरी की, क्या इन सबको रिचर ने मारा है। तभी उनमें से एक एजेंट को होश आ जाता है, लेकिन तमारा उस एजेंट को लात मार के फिर से बेहोश कर देती है। इतने में रिचर मैरिक को भी बाहर निकाल लेता है और फिर वो तीनों वहां से भाग जाते हैं, लेकिन बाहर जाते ही दोनों तरफ से CIA वाले आ जाते हैं, जिनको देखकर तीनों को वापस से बिल्डिंग के अंदर जाना पड़ता है। फिर वो तीनों ही बिल्डिंग के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकल जाते हैं और सामने वाली गली के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी CIA वाले उनको देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। फिर रिचर एक गली में पड़ा बड़ा सा डस्टबिन गिरा देता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन CIA वाले उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। तभी वहां पर एक कार आकर रुकती है जिसमें रसल नाम का एक जर्नलिस्ट बैठा हुआ था। वो कहता है डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ
और हफ्तों से उस बिल्डिंग पर नजर रखे हुए हूँ, और जब मैंने तुम्हें बिल्डिंग से भागते हुए देखा तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ गया। मैं CIA वालों का पर्दाफाश करना चाहता हूँ। तभी तमारा एना के भाई से पूछती है कि तुम्हारी बहन ने इनकी कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन चुरा ली जो CIA वाले हमारे पीछे पड़ गए। रिचर कहता है इस बात का पता लगाने के लिए हमें DC जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई है जो हमारी हेल्प कर सकता है। रसल कहता है खिड़की से बाहर देखो दोस्तों, हम लोग DC में ही हैं। फिर वो उन तीनों को अपने अड्डे पर लेकर जाता है और बताता है कि मैं सालों से CIA की तहकीकात में लगा हूँ, क्योंकि वो गलत धंधों में शामिल है जिनका पता लोगों को चलना चाहिए। तभी मैरिक देखता है कि बाहर CIA वाले आ गए हैं और वो डर जाता है, लेकिन रसल कहता है तुम खिड़की से पीछे हो जाओ, हम इस समय उनकी बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में है और यहाँ पर हमको कोई भी नहीं ढूंढेगा। फिर वो बताता है कि मैंने इस बिल्डिंग के मालिक से ये जगह खरीद ली है, क्योंकि इसका ओनर कोर्ट में कोई केस लड़ रहा था और इसके लिए उसको पैसों की जरूरत थी। फिर एक दिन मैंने CIA वालों को यहाँ पर बहुत सारी सलाखें और लोहे का सामान लाते हुए देखा और मैं समझ गया कि जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। रिचर बताता है कि उन्होंने हमें सलाखों में ही बंद कर रखा था, लेकिन कुछ देर के लिए। फिर रसल कहता है अब तुम लोग मेरे लिए गवाही दोगे, लेकिन रिचर कहता है भूल जाओ और ये भी भूल जाना कि तुम हमसे कभी मिले थे, वरना तुम्हारी भी जान चली जाएगी। फिर वो अपने दोनों साथियों को एना के घर से उसकी कार लाने के लिए कहता है, वो भी बड़ी ही सावधानी से, और खुद सैमसन से मिलने के लिए व्हाइट हाउस में जाने लगता है। फिर अंदर जाने से पहले रिचर की अच्छे से तलाशी ली जाती है, जिसके बाद वो सैमसन को ढूंढते हुए ऑपरेटर रूम तक पहुंच जाता है। फिर वो एक ऑपरेटर से कहता है कि मुझे सैमसन से मिलना है, लेकिन वो कहती है सर फिलहाल बिजी है। फिर रिचर उसको एक मैसेज लिख कर देता है और कहता है ये सैमसन तक पहुंचा देना। उस स्लिप पर लिखा था आई सा ए वुमन डाई विद योर नेम ऑन हर लिप्स, मेजर जैक रिचर, US आर्मी रिटायर्ड। और ये स्लिप देकर बोल देना शाम को काली माता के मंदिर के पीछे मिलूंगा। दूसरी तरफ मैरिक और तमारा एना के घर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर जाने पर पता चलता है कि किसी ने पहले से ही इस घर को छान मारा है। फिर तमारा टेबल पर रखे खाने को देखकर कहती है लगता है तुम्हारी बहन बहुत ही जल्दी में निकली थी, लेकिन जब वो उस खाने को छूकर देखती है तो कहती है बाप रे ये तो गर्म है। इतने में वॉशरूम से एक पहलवान बाहर निकल कर आता है और बाहर आते ही वो दोनों पर टूट पड़ता है। वो अकेला ही दोनों पर भारी पड़ता है, लेकिन फिर भी दोनों मिलकर उसको चारों खाने चित कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं शाम को रिचर सैमसन का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर उनकी वाइफ एल्स्पेथ सैमसन आ जाती है और कहती है खड़े मत होना, अच्छा हुआ तुमने अपना परिचय छोड़ दिया, वरना हम तो यहाँ पर आते भी नहीं। बताओ तुम मेरे हस्बैंड से क्यों मिलना चाहते हो। रिचर कहता है कि मुझे उनसे एक सच्चाई जाननी है, क्योंकि मेरे सामने एक औरत ने खुद की जान ले ली। मैडम पूछती है क्या उसने मरने से पहले मेरे पति का नाम लिया था। रिचर कहता है देखिए मैडम, कुछ बातें ऐसी होती है जो एक पत्नी अपने पति के बारे में ना ही जाने तो बेहतर है। मैडम कहती है कि हमारे बीच में कोई भी राज नहीं है। फिर जाने से पहले बॉडीगार्ड रिचर को एक एड्रेस देता है और कहता है आज शाम को सर यहाँ पर भाषण देने वाले हैं, तुम भी वहीं पर आ जाना। दूसरी तरफ मैरिक और तमारा उस पहलवान को अच्छे से बांध देते हैं और तमारा उस पहलवान की गन अपने पास रख लेती है ताकि आगे चलकर काम आ सके। तभी घर का टेलीफोन बजने लगता है और मैरिक कहता है तुम फोन उठाओ और एना बनकर बात करना। फिर जब तमारा फोन उठाती है तो पता चलता है कि एना का बेटा बेन कई दिनों से अपनी कोचिंग क्लास पर आया ही नहीं। ये बात सुनकर मैरिक को चिंता होने लगती है। दूसरी तरफ रिचर जब बताए हुए एड्रेस पर पहुंचता है तो वहां पर उसको वही तीनों FBI एजेंट्स मिलते हैं जो उससे मिलने के लिए पुलिस स्टेशन में भी आए थे। रिचर पूछता है सैमसन कहाँ है। एजेंट कहते हैं यहाँ पर कोई सैमसन नहीं है, लेकिन तुम हमें ये बताओ कि तुमने हमें झूठ क्यों बोला कि मरते समय एना ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। क्या उसने जॉन सैमसन का नाम लिया था। रिचर कहता है नहीं, ये नाम मैंने CIA से सुना था, वो भी तब जब उन्होंने मुझे किडनैप किया। फिर एजेंट पूछता है वो भला तुम्हें किडनैप क्यों करेंगे। रिचर कहता है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ। फिर वो उनको CIA के गैर कानूनी ठिकाने के बारे में भी बता देता है। फिर जब रिचर वहाँ से जाने लगता है तो एजेंट उसको सलाह देता है कि मैं मानता हूँ तुम एक इन्वेस्टिगेटर हो और तुम्हें सब कुछ जानने की चुल रहती है, लेकिन ये वो केस नहीं है जैसे तुम हैंडल करते हो। इस केस में अपनी टांग अड़ाओगे तो टांग कट सकती है। फिर वहाँ से निकलकर रिचर तमारा के पास कॉल करता है और पूछता है क्या तुम मुझे लेने के लिए आ सकती हो। तमारा कहती है मुश्किल है क्योंकि मेरे पास कार नहीं है। एना के घर में उसकी कार खड़ी ही नहीं थी। फिर रिचर पूछता है क्या कोई और बात है। मैरी कहता है एना का बेटा बेन पिछले कुछ दिनों से कोचिंग पर गया ही नहीं। दरअसल कुछ दिन पहले वो एक लड़की से मिला था, वो भी फिली में। अब हमें वहीं पर जाकर उस लड़की को ढूंढना होगा और इसके लिए हमें एक कार की जरूरत पड़ेगी। फिर रिचर कार मांगने के लिए रसल के पास
पास जाता है और उसको अपनी बातों में उलझाकर कार की चाबी लेकर खिसक जाता है। फिर वो अपने दोस्तों को साथ लेकर फिली पहुंच जाता है और बेन के दोस्तों से जाकर पूछता है कि क्या बेन यहाँ पर आया था। उसके दोस्त कहते हैं कि वो अक्सर ही एक लड़की से मिला करता था और इसके अलावा हम कुछ भी नहीं जानते। तभी रीचर की नजर एक लड़के पर पड़ती है जो घर के पीछे वाले दरवाजे से खिसक रहा था। फिर वो जल्दी से जाकर उस लड़के को पकड़ लेता है और पूछता है, बता बेन कहाँ है। वो लड़का कहता है, अकेले में बताऊंगा, इनके सामने नहीं बता सकता। फिर रीचर तमारा को कार में बैठने के लिए कहता है और कहता है, अब बताओ। वो लड़का बताता है कि ओनली फैंस नाम की एक वेबसाइट है जहां लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं उस साइट पर एक लड़की से बात किया करता था, मैंने उसके साथ लाइव स्ट्रीम भी की है, लेकिन उस साइट की लड़कियां अपना चेहरा नहीं दिखाती। फिर एक दिन मैंने उस लड़की को बेन के साथ देखा और झट से पहचान लिया कि ये तो उसी साइट वाली लड़की है, क्योंकि मैं उसकी टांगे अच्छे से पहचानता था। फिर मैरिक उस लड़के से लड़की की प्रोफाइल शेयर करने के लिए कहता है और फिर दोनों ही वापस कार में आकर बैठ जाते हैं। तमारा पूछती है, क्या पता लगा। रीचर कहता है, यही कि अगली पीढ़ी बर्बाद हो रही है। फिर तमारा अपने पार्टनर की हेल्प से उस लड़की का एड्रेस पता लगा लेती है और उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन जब वो दरवाजा नहीं खोलती तो रीचर लात मार के दरवाजा खोल देता है। फिर अंदर जाने पर उनको पता चलता है कि किसी ने उस लड़की को चाकू मार मार के बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। घाव देखकर रीचर बताता है कि ये किसी नौसिखिए का काम नहीं है, बल्कि किसी प्रोफेशनल का काम है। जो लोग मुझे मारने के लिए आए थे, ये उनमें से ही किसी का काम हो सकता है। फोरेंसिक वालों को उनके चाकू के साथ इस लड़की के घाव मैच करने चाहिए। फिर पूछने पर वो बता देता है कि उनमें से एक आदमी की लाश लाइब्रेरी के कोल्ड रूम में मिलेगी। ये बात सुनते ही तमारा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है, तुम्हें मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। रीचर कहता है कि मैंने उसको सेल्फ डिफेंस में मारा था, लेकिन जब वो दोनों बाहर जाते हैं तो देखते हैं मैरिक बहुत ज्यादा उदास है। पूछने पर वो बताता है कि अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं उन लोगों को ढूंढ निकालूंगा जिन्होंने इस लड़की का ये हाल किया है और जिनकी वजह से मेरी बहन ने भी खुद की जान ली है। फिर मैं उनको ऐसी सजा दूंगा कि सबकी आत्मा कांप जाएगी। तभी तमारा कहती है कि हमें तो ये भी नहीं पता कि बेन है कहाँ, बस उम्मीद कर सकते हैं कि वो जहाँ पर भी हो सुरक्षित हो, लेकिन इतना जरूर है कि अब इस लड़की का खून का इल्जाम उस पर ही लगने वाला है, क्योंकि इस लड़की को आखिरी बार उसके साथ ही देखा गया था। फिर रीचर कहता है कि अब तो मैं सैमसन से मिलकर ही रहूंगा और मुझे पता है कि उससे कब और कहां पर मिलना है। तभी उसकी नजर छोटी सी बिल्ली पर जाती है और वो उसको भी अपने साथ ले लेता है। फिर रीचर जॉन सैमसन के पास पहुंच जाता है, जहां से वो अपनी मीटिंग खत्म करके आ रहा था। रीचर कहता है कि मुझे एक और मरी हुई औरत के बारे में बात करनी है, मीडिया के सामने ही बात करूं या फिर अकेले में चलोगे। फिर सैमसन मीडिया वालों को कहता है, आज कई दिनों बाद मैं अपने पुराने दोस्त रीचर से मिल रहा हूं, इसलिए आप लोगों से माफी चाहता हूं, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। फिर वो रीचर को अपने घर पर लेकर जाता है। वहां जाते ही रीचर पूछता है कि ट्रेन में जिस औरत ने खुद की जान ली थी, उसका बेटा अक्सर ही एक वैश्या से मिला करता था और आज उसकी भी लाश मिली है। मिसिस सैमसन कहती है कि वैश्याओं का तो धंधा ही ऐसा होता है, हमेशा खतरों से भरा, शायद उसकी हत्या एक इत्तेफाक होगी। तभी सैमसन रीचर से पूछता है, तो बताओ तुमने मेरे एजेंट की नाक में दम क्यों कर रखा है। फिर रीचर पूछता है कि क्या आप एना को जानते थे। सैमसन कहता है कि कल से पहले मैंने उसका नाम कभी भी नहीं सुना। फिर रीचर बताता है कि एना के हाथ तुम्हारे 90 के दशक में इंडोनेशिया वाला डेल्टा मिशन का डेटा लग गया था। सैमसन कहता है, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उस डेल्टा मिशन की जानकारी इतनी सुरक्षित है कि किसी को भी नहीं मिल सकती। फिर रीचर उनकी वाइफ के सामने बोलने से थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन सैमसन कहता है, जो भी बोलना है इनके सामने ही बोलो, हम दोनों के बीच में कोई भी राज नहीं है। फिर रीचर भी बता देता है कि जब आप इंडोनेशिया में गए थे तो वहां पर आपके एक औरत के साथ संबंध बन गए थे, जिसकी बेटी अपने बाप के प्यार को तरस रही है। सैमसन कहता है कि मैं जब भी अपने घर से बाहर जाता हूँ तो मुझे अपनी हदों में रहना आता है। फिर वो एक गिलास के अंदर अपना थूक लगाकर कहता है, ये लो और जाओ जाकर मेरा डीएनए टेस्ट करवाओ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा डीएनए उस लड़की के साथ मैच नहीं होगा, क्योंकि मैं तो किसी नाजायज बच्चे का बाप हूँ ही नहीं। फिर रीचर कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं जब भी आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछता हूँ तो समझो इंसान का डीएनए टेस्ट हो गया। तभी मिसिस सैमसन कहती है कि मेरे पति राजनीति में इतने लंबे समय से हैं कि अगर इन्होंने कोई भी गैर कानूनी काम किया होता तो अब तक वो सबके सामने आ चुकी होती। फिर सैमसन कहता है, रीचर मेरा तुम्हें एक सुझाव है, इस मामले से दूर रहो और ये जिसका काम है उसको ही करने दो। रीचर कहता है, मैं पीछे नहीं हट सकता क्योंकि मेरे तो अपने ही कुछ नियम है। फिर मैडम कहती है, तो चलो रीचर अब मीटिंग खत्म हुई, कल सुबह हमने बाल्टीमोर के लिए निकलना है, क्योंकि वहाँ पर एक फंड
फाइनल इरेज मीटिंग है। उम्मीद करती हूँ एना का बेटा जल्दी ही घर वापस आ जाएगा। फिर जब रिचर बाहर जाकर अपने दोस्तों से मिलता है तो उसकी नजर सैमसन से बात कर रहे एक आदमी पर पड़ती है। फिर वो एक जर्नलिस्ट से पूछता है कि जो सैमसन से बात कर रहा है वो आदमी कौन है। जर्नलिस्ट बताता है कि ये सैमसन का चीफ ऑफ स्टाफ है, नोलन काहिल। फिर रिचर अपने दोस्तों को बताता है कि ट्रेन में मैंने जिस चौथे आदमी को देखा था ये वही आदमी है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं कि रिचर अपने दोनों साथियों के साथ रसल के अड्डे पर वापस आ जाता है और वो बिल्ली भी उसको ही थमा देता है। फिर वो रसल को कहता है कि मुझे जल्दी से नेलन केहिल की पूरी डिटेल निकाल कर दो, क्योंकि वो भी उसी ट्रेन में मौजूद था जिसमें एना ने खुद की जान ली थी। रसल कहता है मैं अभी रिकॉर्ड्स निकालता हूँ। इस समय मैरिक अपने भांजे बेन के पास कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका फोन बंद बता रहा था, जिसके कारण मैरिक को गुस्सा आने लगता है और वो अपना आपा खो देता है। फिर वो सबसे माफी भी मांगता है, लेकिन उसको देखकर रिचर कहता है कि ये सिर्फ हमारे लिए बोझ है और अगर इसने खुद को नहीं संभाला तो मैं इसको चलती गाड़ी से नीचे फेंक दूंगा। इतने में रसल सबको बुलाता है और बताता है कि नोलन भी सैमसन के साथ मिशन पर गया था, जिसके लिए उसको बहुत सारे मेडल्स भी मिले। ऐसे बंदे बहुत कुछ जानते हैं। फिर ये बात सुनते ही मैरिक कहता है तो चलो चलकर पकड़ते हैं इसे। लेकिन इतने में रसल के घर के बाहर लगा हुआ सेंसर किसी की आहट पकड़ लेता है और जोर जोर से बजने लगता है। फिर जब वो अपने कैमरे ऑन करके देखता है तो पता चलता है कि बाहर CIA वाले आए हैं, लेकिन तभी वहां पर एक और कार आकर रुकती है। फिर रिचर रसल से पूछता है कि तुमने ऐसा क्या कर दिया जो इन लोगों को तुम्हारे अड्डे के बारे में पता चल गया। फिर रसल बताता है कि मैंने एक पोस्ट डाली थी कि फिली के सबवे में मुझे एक पेन ड्राइव मिली है जिस पर किसी एना का नाम लिखा हुआ है। उस पेन ड्राइव में मिलिट्री की जानकारी है, जिसको भी चाहिए आकर ले जाए। मैंने पोस्ट डालते समय VPN भी लगाया था और अपना एड्रेस भी नहीं बताया था, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे इनको मेरे एड्रेस के बारे में पता चल गया। इतने में बाहर जो गुंडे आए थे वो CIA वालों को मार डालते हैं और फिर अंदर की भी लाइट कट कर देते हैं। फिर रिचर कहता है जल्दी बताओ तुम चाकू कहां पर रखते हो। रसल कहता है मैं कोई चाकू नहीं रखता। फिर रिचर उससे पूछता है तो तुम्हारे पास कोई हथियार तो होगा ना, वरना उनका मुकाबला कैसे करेंगे। रसल बताता है कि मेरे पास सिर्फ कॉकरोच मारने वाली 4-5 स्प्रे कैन है। फिर रिचर कहता है जल्दी से लेकर आओ और मैरिक तुम जाकर फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आओ और जैसे ही तुम्हें उनकी चीखें सुनाई दे तुम उनके ऊपर स्प्रे कर देना। अब ऊपर आने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो सभी गुंडे उसी रास्ते से ऊपर आने लगते हैं, लेकिन तभी रिचर चॉपस्टिक लेकर विंडो से नीचे कूद जाता है और नीचे वाली मंजिल पर लटक जाता है। फिर वो बिल्डिंग के अंदर घुसकर चॉपस्टिक को अपना हथियार बना लेता है। बस फिर क्या था, रिचर चुपके से आता है और एक गुंडे की आंख फोड़ देता है। फिर जैसे ही उस आदमी की चीख निकलती है तो अपनी टप्पू सेना भी उनके ऊपर हमला कर देती है। फिर देखते ही देखते रिचर सबको बुरी मौत सुला देता है, जिसको देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन उनमें से एक गुंडा अभी भी जिंदा था और ये वही था जो लैला के रूम में उसको मारने के लिए आया था और वहां पर उसका सामना रिचर से हो गया। फिर रिचर उसकी टांग पकड़कर उसको घसीटकर नीचे ले जाने लगता है। फिर नीचे ले जाकर रिचर उससे पूछता है बताओ तुम किसके लिए काम करते हो, लेकिन इतने में वो भी निकल लेता है। फिर रिचर उसकी पॉकेट चेक करता है जिसमें उसको 2 एड्रेस की स्लिप मिलती है। उनमें से एक एड्रेस तो इसी जगह का था और दूसरा एड्रेस था लैला के होटल का। फिर रिचर उसके पास वॉइस नोट भेजता है कि लैला जल्दी से वहां से निकलो, तुम जहां भी जाओगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। फिर वो सब रसल की कार लेकर वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में रसल कहता है कि CIA वालों ने मेरी कार देख ली है, इसलिए हमें जल्दी से अपनी कार चेंज करनी होगी। तभी तमारा उन सबको लेकर फिलाडेल्फिया पहुंच जाती है और अपने किसी जानकार के पास चली जाती है जो कि एक कार चोर था। फिर तमारा उसको धमकी देकर अपनी खटारा कार और बिल्ली के बदले उससे दूसरी कार ले लेती है और वहां से चली जाती है। तभी रास्ते में उसके पास लैला का फोन आता है और वो बताती है कि तुम्हारा मैसेज मिलने के बाद मैंने अपना होटल चेंज कर दिया। फिर फोन काटने के बाद रिचर अपने साथियों को कहता है कि मुझे उससे अकेले में बात करनी है, क्योंकि वो 2-2 पुलिस वालों के सामने अपनी जुबान नहीं खोलेगी। बोलो तुम्हें कहां पर उतारूं। फिर तमारा कहती है कि हमें पुलिस स्टेशन छोड़ दो। फिर रिचर सीधा ही लैला के पास पहुंच जाता है और कहता है कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारी और हेल्प नहीं करूंगा। तुम्हारे झूठ की वजह से मैंने सैमसन से सवाल जवाब किए, जबकि तुम अच्छे से जानती थी। फिर लैला की माँ इशारा करती है कि इसको सब कुछ सच बता दो। तभी लैला अपने सारे राज खोलने शुरू करती है और बताती है कि ये मेरी माँ नहीं है, बल्कि हम दोनों जर्नलिस्ट हैं और यहाँ पर दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार
का पर्दाफाश करने के लिए आए हैं और ये दोनों भी मेरे कजन नहीं हैं, बल्कि मेरी रक्षा करने के लिए है। फिर वो बताती है कि मेरी दोस्त अमीशा और सैमसन के बीच में कोई भी अफेयर नहीं था, बल्कि उन दिनों अमीशा और उसका पति इंडोनेशिया में स्टूडेंट्स थे। उस समय फौज के बढ़ रहे दबदबे के कारण पूरा इंडोनेशिया परेशान था। उस समय फौजियों का मुखिया था जनरल पुत्रा। फिर स्टूडेंट्स और फौजी दोनों ने रैलियां निकाली, जिसमें सभी स्टूडेंट्स को पकड़कर अंदर कर दिया गया, जहां पुत्रा ने स्टूडेंट्स पर बहुत जुल्म किए और अमीशा के पति को मार डाला। फिर इसको भी बहुत टॉर्चर किया गया। निशान तुम चेहरे पर देख ही सकते हो। जानते हो सबसे खास बात क्या है कि पुत्रा और उसके फौजियों को अमेरिकन डेल्टा फोर्स स्पेशलिस्ट जॉन सैमसन ने ट्रेनिंग दी थी और नोलन केहिल इंडोनेशिया में सैमसन का कमांडिंग ऑफिसर था। रिचर बताता है कि वो उसी ट्रेन में था जिसमें एना मरी थी। फिर लैला कहती है कि जरूर वो एना को मुझे पेन ड्राइव देने से रोकने के लिए आया होगा, ताकि उनके काले कारनामों का डेटा मुझ तक ना पहुंचे। फिर एना तुम्हारे देश के गद्दारों को जनता के सामने लाने में हेल्प कर रही थी और अब मुझे ही वो अधूरा काम पूरा करना है और ये काम तुम्हारी हेल्प के बिना पूरा नहीं हो पाएगा। फिर रीचर कहता है कि मैं वो ड्राइव ढूंढ लूंगा, फिर उसको चेक करने के बाद ही डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है। जिस समय वो सब आपस में बातें कर रहे थे तो इतने में वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और बंदूक की नोक पर लैला, अमीशा और रीचर तीनों को वहां से ले जाने लगते हैं। लेकिन रीचर ठहरा आदत से मजबूर। ये लाख सोच ले कि किसी को भी नहीं मारना, लेकिन साला मरने के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। फिर रीचर और उन सब में तगड़ी वाली फाइट शुरू हो जाती है। फाइट में रीचर अकेला ही लड़ रहा था। लैला के बॉडीगार्ड्स शायद फोकट का ही पैसा लूट रहे थे। फिर लड़ते लड़ते रीचर बिल्डिंग से बाहर चला जाता है। काफी देर की फाइट के बाद जब गुंडा रीचर को मारने ही वाला था तो लैला आकर उसके सिर पर वार कर देती है और रीचर की जान बच जाती है। फिर रीचर कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, अगर मैं यहाँ पर रुका तो CIA मुझे पकड़ लेगी। अगले सीन में हम देखते हैं डिटेक्टिव तमारा अपने दोनों साथियों को लेकर उस जगह पर जाती है जहाँ पर एना की कार पड़ी थी, यानी कि जिसने भी उसकी कार उठाई वो इसको सुनसान इलाके में लेकर आया और अच्छे से कार की जांच की। कार में क्रेडिट कार्ड वगैरह भी पड़े हुए थे, इसलिए अगर ये सिर्फ चोरों का काम होता तो वो लोग कार्ड ले जाते और गलत फायदा उठा लेते, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये काम CIA वालों का है। तभी छानबीन के दौरान उनको सेना का एक और सर्विस बैज मिलता है, जिसको देखकर वो तीनों ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक ऑफिसर के पास सिर्फ एक ही सर्विस बैज होता है और एना का सर्विस बैज उसके घर से ऑलरेडी मिल चुका था, यानी जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी वहां पर एजेंट्स आ जाते हैं, इसलिए वो तीनों खिसक लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं रीचर होटल रूम में जब अपने घाव देख रहा था तो उसके पास लैला आती है और कहती है कि तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेकर आई हूँ, लेकिन रीचर उनमें से एक टी-शर्ट रखकर बाकी सभी डस्टबिन में फेंक देता है और कहता है कि मैं ज्यादा सामान नहीं रखता। फिर लैला रीचर से झूठ बोलने के लिए माफी मांगती है, लेकिन रीचर तो उसको यहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरा है। लैला कहती है कि मैं खतरों से भागती नहीं। फिर बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन के अंदर जब वो तीनों ID कार्ड की जांच कर रहे थे तो चेक करने पर पता चलता है कि एना को लेवल 8 क्लियरेंस मिली हुई थी और साथ में उनको एक एड्रेस भी मिलता है। तभी वहां पर डिटेक्टिव शॉन आ जाता है और पूछता है कि क्या ये ID कार्ड तुमने सबूत में से चुराया है। तमारा कहती है भूल जाओ तुमने यहाँ पर क्या देखा, लेकिन शॉन कहता है कि ये एक फेडरल केस है और मैं तुम लोगों के लिए अपनी नौकरी दाव पर नहीं लगाऊंगा, इसलिए अगर मुझसे कोई पूछताछ करने के लिए आया तो मैं उसको बता दूंगा कि मैंने यहाँ पर क्या देखा। दूसरी तरफ रीचर बाल्टीमोर जाने के लिए तैयार हो रहा था। लैला पूछती है कि तुम वहाँ पर क्यों जा रहे हो। रीचर बताता है कि मैं सैमसन से कुछ सवाल पूछने के लिए जा रहा हूँ। फिर वो बाल्टीमोर में जाकर सैमसन के सिक्योरिटी हेड से मिलता है। फिर सिक्योरिटी हेड उसको सैमसन के पास ले जाने लगता है, लेकिन रीचर कहता है कि पिछली बार भी तुमने मुझे धोखा दिया था और मेरी मुलाकात FBI वालों से करवा दी, लेकिन स्प्रिंगफील्ड कहता है कि इस बार मैं धोखा नहीं दूंगा। फिर वो रीचर को सच में सैमसन के पास ले जाता है। सैमसन और उसकी वाइफ रीचर से बहुत ही अच्छे से बात करते हैं और उसको नाश्ता भी करवाते हैं। फिर रीचर उससे सवाल करता है कि आपका और जनरल पुत्रा का क्या रिश्ता है।
उसने इंडोनेशिया में बहुत सारे लोगों को मारा है और मेरे सोर्स के मुताबिक उसको ट्रेंड तुमने ही किया था। फिर सैमसन जवाब देता है कि मैं उसको 1998 में मिला था, लेकिन वो बंदा मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए ना ही मैंने उसको ट्रेनिंग दी और ना ही मैं आम जनता पर जुल्म करता हूँ। फिर रिचर उससे नोलन केहिल के बारे में पूछता है और बताता है जब ट्रेन के अंदर एना मरी तो वहाँ पर 4 लोग मौजूद थे, लेकिन पुलिस को सिर्फ 3 मिले। चौथा आदमी नोलन था, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा था। फिर सैमसन कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि वो नहीं होगा, वरना वो मुझे बता देता। फिर रिचर कहता है क्यों ना हम साथ चलकर उससे ही पूछ लें। फिर वो लोग नोलन के पास पहुंच जाते हैं। रिचर पूछता है कि जब एना मरी तो तुम ट्रेन में क्या कर रहे थे, क्या वो पेन ड्राइव तुम्हारे पास है? फिर नोलन कहता है सैमसन तुम अच्छे राष्ट्रपति बन सकते थे, लेकिन अब नहीं बनोगे। और ऐसा बोलते ही वो छत से नीचे कूद जाता है और इसी के साथ 3rd एपिसोड का एंड हो जाता है। दोस्तों, इसका अगला एपिसोड 19 अगस्त को रिलीज होगा, यानी कि हर हफ्ते एक एपिसोड आएगा और जैसे ही आएगा मैं उसको लेकर आप लोगों के लिए हाजिर हो जाऊंगा। मैं मानता हूं और भी लोग इस सीरीज को डालेंगे, लेकिन तगड़ी वाली फीलिंग आपको हमारे ही चैनल पर आएगी। सो बने रहिए हमारे साथ और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।